हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से है यूपीएससी के। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हर साल यूपीएससी से एक क्वेश्चन मेंस में अपने पूछ रहा है। ऑन एन एवरेज अगर हम 5 साल का भी डाटा देखते हैं तो ऑल्दो उसने एसए में भी इस टॉपिक से सवाल पूछ रखे हैं। तो वो सिंपल सा टॉपिक है हमारा टेररिज्म। यूपीएससी का जब हम सिलेबस स्क्रॉल डाउन करते हैं तो टेररिज्म उसने क्लियरली मेंशन करके रखा है। इंटरनल सिक्योरिटी में भी हमारा एक डायमेंशन टेररिज्म होता है। और ये जो हमारा साल 2025 का रहा है, हम साल के आखिरी महीने में हैं, तो 2025 साल में टेररिज्म काफ़ी चर्चे में रहा है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। एंड ग्लोबल लेवल पे भी इसकी काफ़ी चर्चा चर्चा हुई है। तो इस वीडियो के थ्रू हम इस टॉपिक को टेररिज्म ए टू जेड कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूपीएससी, जिससे अगर वो कुछ भी पूछ रहा है तो हम हमारा छूटे ना। ठीक। तो टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं ना, तो इतना बड़ा ये एक टॉपिक है, इतना बड़ा एक क्राइसिस है पूरे दुनिया के लिए, लेकिन पूरी दुनिया आज तक इसके लिए एक कॉमन यूनिवर्सल डेफिनेशन ही नहीं बना पाई है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है टेररिज्म का कि वी डू नॉट हैव ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर टेररिज्म। हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है जो ग्लोबल लेवल पे सारे देशों ने एक्सेप्ट किया हो कि दिस इज़ कॉल्ड टेररिज्म, इसको हम टेररिज्म कहेंगे। ये है ही नहीं। आगे अभी हम टेररिज्म के चैलेंजेस देखेंगे। तो एक ये चैलेंजेस है हमारा टेररिज्म का कि कोई कॉमन यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ही नहीं है टेररिज्म की, कि हम टेररिज्म किस कहेंगे किसको, व्हाट इज़ कंसीडर्ड एज टेररिज्म। ठीक। तो अगर हम कॉमन वे में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो टेररिज्म क्या हो सकता है। टेररिज्म एक ऐसा एक्ट हो सकता है जो इंटेंशनली किया गया हो। क्यों इंटेंशनली किया गया हो? ताकि एक देश का जो पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक है उसको डीस्टेबलाइज किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। उस कंट्री का जो पब्लिक ऑर्डर है, पीस है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो टेररिज्म इज़ एन एक्ट, कुछ नहीं, एक एक्ट है, इंटेंशनली किया गया एक्ट है, इंटेंडेड टू डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है एक कंट्री के फंडामेंटल पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक को। सिंपल, टेररिज्म इज एन एक्ट intended to destabilize or destroy a country's fundamental political, constitutional, economic और social fabric। ठीक। दिस इज कॉल्ड टेररिज्म। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्दो पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है या फिर पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर टेररिज्म को अभी तक डिफाइन ही नहीं किया है, कर ही नहीं पाए हैं, कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक। टेररिज्म एक सिस्टमैटिक मेथड है, बिल्कुल ये प्लानिंग के साथ किया गया एक तरीका होता है, सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसमें वायलेंस का यूज़ किया जाता है, स्पेशली और मेनली अगेंस्ट सिविलियंस। इसमें आम आदमी को मारने की कोशिश की जाती है, प्लानिंग की जाती है ताकि कुछ पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या फिर रिलीजियस गोल्स जो हैं उनको अचीव किया जा सके। हम न्यूज़ सुनते रहते हैं ना कि आतंकवादी ने हमले किए, तो अक्सर वो रिलीजन का सहारा लेते हैं, एक आइडियोलॉजी लेकर आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जितने भी टेररिज्म अटैक्स होते हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, वो रिलीजन के नेम पे होते हैं मोस्टली। फिर से आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे जो इंसर्जेंसी हो रही है वो एक आइडियोलॉजी है कि हमको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अलग करना है, मेनली नागालैंड को हम सेपरेट करके ग्रेटर नागालैंड बना देंगे। अभी रिसेंट हम खालिस्तान का इशू देख रहे हैं। तो ये सब आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। रिलीजियस गोल्स वाला जो पाकिस्तान के साइड से अटैक्स होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। तो टेररिज्म एक ऐसा एक्ट है जो इंटेंशनली किया गया है एक कंट्री के पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डीस्टेबलाइज करने के लिए, वहाँ पे जो शांति व्यवस्था बनी आ रही है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस शांति को, उस पीस को, उस पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने के लिए टेररिज्म फैलाया जाता है। और ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें वायलेंस का यूज़ किया जाता है, पार्टिकुलरली अगेंस्ट सिविलियंस। जो कॉमन मैन होते हैं, कॉमन पर्सन्स, कॉमन सिविलियंस होते हैं उस देश के, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि एक पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या फिर जो भी रिलीजियस गोल्स हैं उन टेरर ग्रुप्स का, वो अचीव किया जा सके। रिलीजियस
गोल्स जैसे कि पाकिस्तान के साइड से, आइडियोलॉजिकल गोल्स जैसे कि खालिस्तान बना देंगे ऐसा करके, नॉर्थ ईस्ट में जो इशू हो रहा है कि नागालैंड को हम ग्रेटर नागालैंड बना देंगे, ये सब आइडियोलॉजिकल उनके इश्यूज होते हैं जो कि वो रेज करने की कोशिश करते हैं थ्रू टेरर अटैक्स। ठीक, ये तो इन जनरल हम टेररिज्म की बात की है। अब हमारा टॉपिक आएगा टेररिज्म इन इंडिया। तो अगर हम 2025 का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये हर साल आता है, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक इंडेक्स निकलती है जिससे कि हम देखते हैं कि कौन सा कंट्री कितना अफेक्टेड है टेररिज्म से। तो 2025 का जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया है उसमें, उस इंडेक्स में इंडिया को 14th नंबर का मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बताया गया है। इंडिया की रैंक 14वीं है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म से। तो इस डाटा का इस्तेमाल हम अपने आंसर को और ज़्यादा इनरिच और डाटा बैक्ड अपने पॉइंट्स को रखने के लिए कर सकते हैं कि इंडिया इज़ वेरी मच प्रोन टू terrorism and it is one of the most affected countries from terror attacks, and global terrorism index 2025 ranked India on 14th among the most affected countries। ऐसे करके हम अपने आंसर में एक अच्छा डाटा डाल सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। ठीक है, अब हमने तुमको शुरुआत में ही बताया कि टेररिज्म की कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इंडिया में जो भारतीय न्याय संहिता हमारा है ना, उसका सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 113 ऑफ बीएनएस टेररिस्ट एक्ट को कैसे डिफाइन कर रहा है? तो डिफाइंस ए टेररिस्ट अटैक एज एनी एक्ट इंटेंडेड टू थ्रेटन इंडियाज यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी और टू स्ट्राइक टेरर इन पीपल। ठीक, तो हमारा जो सेक्शन 113 है बीएनएस का, उसने टेररिस्ट अटैक को डिफाइन करने की कोशिश की है और इस डेफिनेशन में उन्होंने बताया ये है कि टेररिस्ट अटैक हम किसको मानेंगे? वैसा एक्ट जो इंडिया की यूनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की सोवरेनिटी और जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको हैम्पर करने की कोशिश करेगा, उसको थ्रेट करने की कोशिश करेगा, या फिर लोगों में टेरर का माहौल, डर का माहौल फैलाने की कोशिश करेगा, वैसा एक्ट टेररिस्ट एक्ट कहलाएगा। सिंपल। तो सेक्शन 113 जो हमारा बीएनएस का है वो सिंपल ये कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को हैम्पर करे और साथ ही साथ लोगों में डर का माहौल पैदा करे, टेरर फैलाए लोगों में, वैसे एक्ट को हम टेररिस्ट एक्ट मानेंगे। ठीक है, ये टेररिज्म इन इंडिया का बेसिक एक डेफिनेशन हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड स्टेटस ऑफ इंडिया, कि इंडिया में टेररिज्म कितना है, किस लेवल की इफ़ेक्ट होती है इंडिया पे। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 ने इंडिया को 14वें नंबर का मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बताया है। सेक्शन 113 बीएनएस का हम सेक्शन देख लिए कि इसने टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन कैसे किया है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के भी अलग अलग टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, वो सारे टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप होता है रिलीजियस टेररिज्म। तो रिलीजियस टेररिज्म में हम देखते हैं, सिंपल सी चीज़, नाम से ही क्लियर है, किसी न किसी धर्म का सहारा लेकर, भगवान का सहारा लेकर, खुदा का सहारा लेकर वो अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो रिलीजियस टेररिज्म सिंपल, एम्स टू अचीव रिलीजियस गोल्स, उनका कुछ रिलीजियस गोल्स होता है, वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। और वो रिलीजियस गोल्स होता क्या है? टू एस्टैब्लिश थियोक्रेसी, ताकि उनका गोल यही होता है कि थियोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा सके। अब ये थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी कुछ नहीं, थियोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें भगवान के नाम पे उनका कोई फरिश्ता, उनका कोई बंदा सरकार चलाएगा। सीधी सी चीज़। अब इसको तुम काफ़ी अच्छे से रिलेट कर लोगे, हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में हमारे साथ रहते हैं टेररिज्म को लेकर, वो किस बात के एजेंडा पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फैलाते हैं? खुदा के नाम पे। वो कहते हैं कि उन्हीं को तो जिम्मेदारी मिली है सब कुछ ठीक करने की, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई भी है, वही तो एक हैं जो भगवान की तरफ से, खुदा की तरफ से आए हैं और सब कुछ ठीक करेंगे। तो उनका जो आइडियोलॉजी चलता है ना, वो थियोक्रेसी वाला है। तो सिंपल, रिलीजियस टेररिज्म क्या है? रिलीजियस टेररिज्म रिलीजियस गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रमोट की जाती है। इसमें हमारे जो रिलीजियस फिगर्स जो भी हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग भगवानों की, अलग अलग डिटीज़ की हम पूजा करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में भगवान, मुस्लिम में
हम लोग खुदा को, अल्लाह को पूजते हैं ना, तो उसी तरीके से उनका सीधा एजेंडा ये होता है कि भगवान के नाम पे उनका कोई बंदा रूल करेगा, उनका कोई भगवान का कोई भेजा हुआ एजेंट सरकार चलाए, वही पूरी दुनिया में हर चीज़ लेकर आए। तो रिलीजियस टेररिज्म सिंपल एम्स टू अचीव रिलीजियस गोल्स टू अचीव और एस्टेब्लिश ए थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे भगवान का कोई बंदा रूल करे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल्स इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे वो रूल करते हैं। जैसे कि सिंपल हमारे बगल वाले देश है ना, वो करते हैं ना, अपने रिलीजन का सहारा लेकर, अपने ऊपर वाले का, खुदा का सहारा लेकर वो अपने हर एक एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम तो ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा हो जाएगा। उनका मेन मोटिव ये होता है। वो रेडिकलाइज भी आजकल जो यूथ को करते हैं, कश्मीर में जो हमारे यंग यूथ्स को रेडिकलाइज करते हैं, वो इसी बिहाफ पे करते हैं कि भगवान ने, खुदा ने तुमको चुन कर भेजा है। उनका मेन मोटिव यही होता है कि थियोक्रेसी किसी तरीके से इस्टेब्लिश की जा सके, और वो खुद को ऐसा मानते हैं कि उनके खुदा ने उन्हीं को जिम्मेदारी देकर भेजी है पूरी दुनिया को ठीक करने की। तो कुछ नहीं, रिलीजियस टेररिज्म सिंपल सी इतना ही लिखेंगे कि इट एम्स टू अचीव रिलीजियस गोल्स, और वो रिलीजियस गोल क्या होता है? टू एस्टैब्लिश थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल्स इन द नेम ऑफ गॉड। भगवान का कोई फरिश्ता या भगवान का कोई भेजा हुआ बंदा रूल करेगा, और ये टेरर ग्रुप वाले खुद को भगवान का, खुदा का भेजा हुआ बंदा समझते हैं। सिंपल सी चीज़, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, अलकायदा हम एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि रिलीजियस ग्राउंड पे टेररिज्म को फैलाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइप 1 रिलीजियस टेररिज्म। सेकंड पे आ जाओ, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। नाम से ही क्लियर है, ऐसा टेररिज्म अटैक, ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी जिसको किसी न किसी स्टेट ने स्पॉन्सर कर रखा है, ठीक है। किसी न किसी देश की सरकार ने उसको स्पॉन्सर किया है। सिंपल यही होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में। यूज़ ऑफ वायलेंस बाय ए गवर्नमेंट, कोई ना कोई सरकार वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है अगेंस्ट इट्स पीपल, या तो खुद के लोगों के खिलाफ वो वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है, या फिर अपने आसपास के पड़ोसी देशों के लोगों के खिलाफ वो वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि पाकिस्तान पे एलिगेशन लगता है ना कि पाकिस्तान ही टेररिज्म फैला रही है इंडिया में, और ये एलिगेशन सही भी है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इसी को हम कहते हैं कि किसी देश की सरकार ही या तो कि अपने ही लोगों के में वो टेररिस्ट अटैक करवाने लगे, या फिर अपने पड़ोसी वाले देशों में टेररिस्ट अटैक कराए। सिंपल सी चीज़, इसी को बोलते हैं कि स्टेट ने, कोई ना कोई स्टेट, कोई ना कोई देश ने स्पॉन्सर कर दिया टेररिज्म को, ठीक। और इसका लाइव रिसेंट और हमेशा से हिस्टोरिकल एग्जाम्पल पाकिस्तान रहा है, जो कि हमेशा पाकिस्तान ऑलरेडी कई बार प्रूव्ड हो चुका है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है टू डिस्टेबलाइज इंडियाज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फ्रेमवर्क। सिंपल सी बात, ठीक। थर्ड टाइप पे आ जाओ, इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। ये इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म क्या है? इथनो, तुमने एक वर्ड सुना होगा, इथनिसिटी। हम इंडिया में अलग अलग इथनिसिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, इंडिया में अलग अलग इथनिक ग्रुप्स हैं ना, नागा ग्रुप्स हैं, मीजो ग्रुप्स हैं, कुकीज़ ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो ये लोग अलग अलग इथनिसिटी के ग्रुप हैं ना, लेकिन है तो नेशनल ही, इंडिया में ही रह रहे हैं। तो एक ऐसा ग्रुप जो उसी देश में रह रहा है उसको हम इथनो नेशनल ग्रुप कहते हैं, और जब वो कोई टेररिज्म एक्टिविटी फैलाता है ना, तो वैसे एक्टिविटीज़ को हम इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म कहते हैं कि भैया ये ग्रुप तो इसी देश का है, लेकिन इस देश में होने के बाद भी ये टेररिज्म एक्टिविटी फैला रहा है। कौन? तो कोई भी, जो भी वो इथनिक ग्रुप का है, वो नेशनलिस्ट होकर भी टेररिज्म एक्टिविटी फैला रहा है, इसलिए इसका हम नाम रखे हुए हैं इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म होता क्या है? तो इसमें डेलिब्रेट वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक टेररिज्म में वायलेंस का इस्तेमाल होगा, इसमें भी वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है बाई ए सब नेशनल इथनिक ग्रुप। सब नेशनल इथनिक ग्रुप मतलब नेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेशन के नीचे, जैसे इंडिया एक नेशन है ना, इंडिया एक कंट्री है ना, इस कंट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग इथनिसिटी के ग्रुप रहते हैं, अलग अलग ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं। तो ये लोग जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं ना, इनको हम सब नेशनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो कोई ऐसा सब नेशनल इथनिक ग्रुप जो कि अपने कॉजेज़ को, अपने
इंटेंशंस को प्रमोट करने के लिए वायलेंस का सहारा ले ले, उसको हम कहते हैं इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में नागा इथनिक ग्रुप एक है ना, वो नागा इथनिक ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में हमेशा ये वायलेंस अटैक करते रहते हैं, मणिपुर रीजन में, इन सब रीजन में, नागालैंड वाले रीजन में। और उनका मेन एजेंडा, मेन जो उनका मकसद है वो क्या है, वो कहते हैं कि हम नागालैंड को इंडिया से अलग, ग्रेटर नागालैंड एक अलग देश बना देंगे। तो ऑल्दो वो नागा ट्राइब्स, नागा इथनिक ग्रुप्स जो हैं वो तो हैं तो इंडिया के ही सब ग्रुप, इंडिया के अंदर ही वो रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर होने के बाद भी वो टेररिज्म कर रहे हैं, इसलिए वो इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म के कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इसका सीधा एग्जाम्पल नागा इथनिक ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट का, जो कि चाहता है कि एक सेपरेट स्टेट क्रिएट कर दिया जाए, नागालैंड को भारत से अलग करके हम ग्रेटर नागालैंड एक अलग कंट्री बना ले, जहाँ पे नागा ट्राइब्स पूरा वो डील करेंगे। कुकीज़ और मेटीज़ का भी कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है वो भी अलग अलग सेपरेटिस्ट डिमांड को लेकर चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती रहती है। फिर से अभी खालिस्तान का इशू हम सुनते हैं, वो कहते हैं ना कि हम खालिस्तान एक अलग बना देंगे। वो क्या है, वो भी सब नेशनल इथनिक ग्रुप हैं जो कि एक अपने डिमांड को प्रमोट करने के लिए देश के अंदर रहकर, देश के ही लोग होकर टेररिज्म फैला रहे हैं। तो वैसे टेररिज्म को हम इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म कहते हैं कि देश के अंदर बैठा ही कोई एक ऐसा ग्रुप, कोई एक ऐसा इथनिक ग्रुप जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है टू सेटिस्फाई देयर कॉजेस, टू सेटिस्फाई देयर डिमांड्स। ठीक, चौथा टेररिज्म देखो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सिंपल सी चीज़, एक देश की ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे देश में टेरर अटैक्स फैलाने के लिए, टेरर अटैक्स कंडक्ट करने के लिए, टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसी को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के ज़मीन का सहारा लिया जाता है इंडिया में टेररिज्म को फैलाने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अकर्स व्हेन वन कंट्रीज टेरिटरी इज़ यूज्ड टू लॉन्च टेरर एक्टिविटीज़ अगेंस्ट ए नेबरिंग कंट्रीज। एग्जाम्पल, इंडिया फेसेस फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया जो अटैक फेस करता है पाकिस्तान से, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। पाकिस्तान की ज़मीन का सहारा लेकर इंडिया में टेरर अटैक लॉन्च किए जाते हैं, यही है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक, पांचवा आ जाओ, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। तुमने सुना होगा कि दो टाइप के आइडियोलॉजी वाले लोग रहते हैं, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है। तो ये दोनों ना एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, सोशल आइडियोलॉजीज़ हैं। ये मतलब दो एक्सट्रीम्स पे चलने वाली सोच है। एक तरफ मतलब समझो ना कि राइट विंग अगर आसमान है तो लेफ्ट विंग ज़मीन है, इतना डिफरेंस है ये दोनों में, और ये दोनों एक्सट्रीम्स में हैं। हम लोग यूपीएससी के आंसर्स लिखते हैं, या फिर जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम उस टॉपिक के बेनिफिट्स भी पढ़ते हैं, चैलेंजेस भी पढ़ते हैं, वे फॉरवर्ड बताकर सॉल्यूशन भी बताते हैं, और कंक्लूज़न में उन सब को बैलेंस करके एक न्यूट्रल कंक्लूज़न बनाते हैं। हमारा ये अप्रोच होता है ना, तो हमारा जो सोच है ना वो बिल्कुल बैलेंस्ड सोच है कि हम किसी भी एक टॉपिक की, किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू की, या किसी भी एक बात की अच्छाई बुराई दोनों देख लेते हैं, और उस बुराई को ठीक करने के लिए क्या क्या सजेशंस दिए जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग जिस पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं ये न्यूट्रल बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी बहुत एक्सट्रीम्स पे चलती है, वो ज़मीन पे रहेंगे या आसमान पे रहेंगे। तो वैसे दो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी तुमने ज़रूर सुना होगा, राइट विंग और लेफ्ट विंग। तो ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजीज़ होते हैं। ये अपने अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए टेरर अटैक्स, वायलेंस का सहारा लेते हैं। ऐसे टेरर अटैक्स को हम आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म कहते हैं। जैसे कि राइट विंग्स हो गए, लेफ्ट विंग्स हो गए, ये लोग अपने अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में वायलेंट अटैक करवाते हैं, टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। ठीक, छठा टेररिज्म का टाइप देखो तो ये बायो टेररिज्म। ये बायो टेररिज्म क्या है, कुछ नहीं, जानबूझकर कोई ऐसा बायोलॉजिकल केमिकल रिलीज़ कर दिया जाए, कोई ऐसा टॉक्सिन्स रिलीज़ कर दिया जाए जो कि लाखों लोगों को एक साथ मार दे। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, पैंडेमिक आया था कोविड-19 का। अगर मान लो कोविड-19 जैसा वायरस कोई देश बना ले और जानबूझकर किसी दूसरे देश में ये वायरस को जाकर किसी भी वेपन के थ्रू या ड्रोन्स के थ्रू या किसी मिसाइल्स के थ्रू स्प्रेड आउट करा दे, तो
कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो टेररिज्म के डेफिनीशन डेवलपमेंट के साथ साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं। ये भी एक चैलेंज है कि पूरी दुनिया ने बैठकर आज तक टेररिज्म का डेफिनीशन बना ही नहीं पाई, क्योंकि जैसे जैसे हम आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी में इन्हेंस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल लेवल पे हम इन्हेंस हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे जा रहे हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट तो है, हमको बहुत सारे बेनिफिट्स तो देगा, लेकिन अपने साथ साथ मल्टीपल चैलेंजेस लेकर आता है, और वो मल्टीपल अनएवॉइडेबल चैलेंजेस लेकर आता है, जिसको हम ना अवॉइड कर सकते हैं ना इग्नोर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इतना राइज देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने कंसर्न्स हैं? मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, मैनिपुलेशन, रेडिकलाइजेशंस, फिर से किसी के पब्लिक इमेज को, सोशल इमेज को हार्म करना, किसी के फ़ोटोज़ का, किसी के वीडियोज़ का इस्तेमाल करके ऑब्सीन स्ट्रक्चर बनाकर वायरल कर देना, कितने हार्मफुल चैलेंजेस हैं, कितने, तुम सोचो, अनबियरेबल सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी अगर किसी के साथ ऐसा कर दिया जाए, या फिर एक मास लेवल पे कंट्री के साथ ऐसा कर दिया जाए। तो बायो टेररिज्म सिंपली यही चीज़ है कि एक ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट या कोई केमिकल या कोई ऐसा टॉक्सिन्स रिलीज़ कर दिया जाए किसी देश के इन्वायरमेंट में जो वहाँ पे लाखों लोगों को मार दे। इसको हम कहते हैं बायो टेररिज्म। अगला देखो साइबर टेररिज्म, जो कि अभी जस्ट हम डिस्कस किए। जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का एसेस आते जा रहा है, वैसे वैसे हमारे लिए चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। तो साइबर टेररिज्म में कुछ नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे कि किसी देश के पूरे सिस्टम को हम हैक कर ले, फिशिंग अटैक कराना शुरू कर दे किसी देश में, डीडॉस अटैक कराना शुरू कर दे। ये सब हम अटैक्स डिस्कस करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट में। इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा एक पूरा चैप्टर आता है टेक्नोलॉजी, उसमें हम डीडॉस अटैक, फिशिंग और भी अलग अलग मल्टीपल साइबर अटैक हैं जो कि हम डिस्कस डिटेल में करते हैं। अब इस वीडियो में अगर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगेंगे ना, तो टेररिज्म से हम डेविएट हो जाएंगे। तो सिंपल समझो कि ये हैकिंग तो सबको पता होगा, फिशिंग भी सबको पता होगा, डीडॉस में कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलो तुमको हम हिंट दे देते हैं, डीडॉस मतलब समझा ही देते हैं होता क्या है। डीडॉस अटैक कुछ नहीं होता है। अभी मान लो यूपीएससी का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, मान लो यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। जैसे ही रिजल्ट आया, जितना यूपीएससी का बच्चा है उस साइट पे चला गया, तो उस साइट की कैपेसिटी 1000 लोगों को हैंडल करने की थी, अचानक उस पर 10,000 लोग पहुंच गए, क्योंकि सब चाहता है प्रीलिम्स का रिजल्ट देखना। अब वो 10,000 लोग इकट्ठे पहुंच गए, जिस कारण से वो साइट नॉर्मली स्लो हो जाएगा। फिर 1-2 घंटे में जैसे लोग देख देख के पीडीएफ वो देख लेंगे, धीरे धीरे उस साइट का ट्रैफिक कमेगा, वो साइट नॉर्मल चलने लगेगा। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन कभी कभी जानबूझकर डीडॉस अटैक कर दिया जाता है। डीडॉस अटैक सिंपली वो अटैक को हम कहते हैं जब कोई जानबूझकर एक कंप्यूटर का सहारा लेकर एक सिस्टम को हैक करे और उस पर मल्टीपल ट्रैफिक भेज दे, मतलब कि वो बॉट्स भेज दे। जैसे कि तुमने यूपीएससी के साइट पे अगर गए तो 10,000 लोग रियल थे ना, 10,000 लोग उस साइट पे बैठकर पीडीएफ ढूंढ रहे थे ना, इसलिए वो साइट स्लो हो गई। अब मान लो हम अपना कंप्यूटर उठाए, मुझे हैकिंग वगैरह आती है, हम सीधा यूपीएससी की वेबसाइट पे गए और 10,000 बॉट्स को डाल दिए। अब वो वहाँ पे रियल लोग नहीं है, 10,000 बॉट्स बैठे हुए हैं। हम जब तक चाहेंगे तब तक वो बॉट बैठे रहेंगे, और जब तक वो बैठे रहेंगे तब तक वो साइट चलना बंद हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम तो ये तो यूपीएससी के साइट से तुमको एग्जांपल दिए। मान लो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे, इंडिया के एविएशन सेक्टर पे, इंडिया की अलग अलग जो डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, गवर्नमेंट के किसी वेबसाइट पे डीडॉस अटैक कर दिया जाए। डीडॉस अटैक सिंपली घर में बैठा एक इंसान कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोलकर 50,000 बॉट्स को एक साइट पे बिठा दिया। अब उस साइट की कैपेसिटी तो मात्र 500,000 लोगों को हैंडल करने के लिए है। अब नॉर्मल अगर लोग उस पे जाते, उस साइट को स्क्रॉल करते, तो आधे घंटे 15 मिनट में वो साइट नॉर्मल हो जाती, क्योंकि नॉर्मल लोग जाते, काम करते, हट जाते। लेकिन डीडॉस अटैक में हम बॉट्स को बिठाए हुए हैं उस साइट पे, और तब तक बिठाए हुए हैं जब तक हम चाहते हैं। तो सोचो कितने देर तक एक कंट्री का वेबसाइट हम बैठा सकते हैं, एक एप्लीकेशन को हम बिठा सकते हैं। और इंडिया के किसी क्रिटिकल सेक्टर की वेबसाइट को अगर डीडॉस अटैक करके डीस्टेबलाइज कर दिया जाए कि वो साइट ही नहीं काम कर रही है, इंडिया के एविएशन सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की, गवर्नमेंट के अलग अलग जो मशीनरीज चल रहे हैं डिजिटल इंडिया के पार्ट में, उस पर डीडॉस अटैक कर दिया जाए, तो कितना कियोस आ जाएगा। इसी 2024 में एक माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच हुआ था,
जो ब्लू स्क्रीन हो गई थी माइक्रोसॉफ्ट की 10-12 मिनट के लिए, कितना करोड़ों का नुकसान हुआ था इंडिया को, याद होगा अगर हम करंट अफेयर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो ये सब साइबर टेररिज्म के पार्ट हैं। पेगासस तुमने एक सॉफ्टवेयर सुना होगा, सब हम इंटरनल सिक्योरिटी में डीप में डिस्कस करेंगे। पेगासस एक टूल है जो कि हैकिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, स्पाईवेयर में यूज़ किया जाता है। पेगासस को हम एक स्पाईवेयर मालवेयर कहते हैं, जो अगर अटैक कर दिया जाए पेगासस से तो तुम्हारा पूरा डाटा, किससे बात कर रहे हो, कब किस कैसे बात कर रहे हो, हर चीज़ मेरे पास होगा। और पेगासस की खासियत यह है कि ये 0 क्लिक सॉफ्टवेयर है। अभी हम कहते हैं ना कि कोई लिंक टच मत करो फ़ोन हैक हो जाएगा, पेगासस में भाई तुमको लिंक क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मिस कॉल आएगा या एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, बस तुम्हारे मोबाइल पे वो रिसीव हो जाना चाहिए, तुमको कॉल उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम समझो ऐसा कि हम तुम्हारे नंबर पे कॉल किए, तुम कॉल उठाए कि नहीं उठाए मतलब ही नहीं है, तुम्हारा फ़ोन हैक हो गया। ये पेगासस है, इसको हम नो क्लिक या फिर 0 क्लिक अटैक कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो ऐसा अगर कुछ अटैक कर दिया जाए तो इसको हम साइबर टेररिज्म कहते हैं, कि साइबर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर टेररिज्म अटैक फैलाया गया है। ठीक, 8वां टाइप देखो टेररिज्म का, लोन वुल्फ अटैक। ये क्या होता है? ये भी टेररिज्म है, इसमें भी वायलेंट एक्टिविटी होगी कंट्री की, जो पब्लिक ऑर्डर है, पीस है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, इकोनॉमिकल सिनेरियो है, सोशल फैब्रिक है, जो कि हम ऊपर अपने डेफिनेशन में डिस्कस किए हैं, उन सब को ये भी डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन इसके पीछे किसी भी टेरर ग्रुप की बैकिंग नहीं होती है। लोन वुल्फ अटैक्स मतलब अकेला कोई इंसान मैनिपुलेट हो गया, रेडिकलाइज हो गया और जाकर टेरर अटैक कर दिया। एक्ट ऑफ टेररिज्म कैरीड आउट बाय इंडिविजुअल एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। इकलौता कोई इंसान गया कहीं पे कुछ धमाका कर दिया, कोई उसके ना आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने उसको 1 रुपये भी नहीं दिया, कोई उसको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिला है ऑर्गेनाइज्ड टेरर ग्रुप से। वो अकेला एक दिन नींद से उठा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, कहीं पे गया, कहीं पे कोई अटैक कर दिया, कहीं पे कोई बम पटक दिया। इसको हम बोलते हैं लोन वुल्फ अटैक, कि अकेला कोई इंसान गया और कुछ कांड करके चला आया। ये सिंपल सी चीज़ है, लोन वुल्फ अटैक्स इसी को कहते हैं। वो जो लोग होते हैं वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड होते हैं, अपने आप में वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, रेडिकलाइज हो जाते हैं, अलग अलग वीडियोस देखकर, वो अलग अलग कंटेंट को कंज्यूम कर और इसका मिसयूज़ किया जाता है। वो सेल्फ रेडिकलाइज कैसे होते हैं? सेल्फ रेडिकलाइज करने का भी तरीका है। अलग अलग देशों से अलग अलग टाइप्स के वीडियोस फैलाए जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वो अलग अलग रीजन्स में स्पेसिफिकली उस एरिया में उस जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पे वो फैलाए जाते हैं, ताकि वहाँ के यूथ्स को रेडिकलाइज किया जाए। अब मान लो वो वीडियो 500 लोग देखा, 500 में से 1-2 भी अगर वैसा सेल्फ रेडिकलाइज हो गया, जो कमज़ोर थोड़ा सा हो माइंड का, जिसकी उतनी थिंकिंग पर्सपेक्टिव नहीं है, या फिर जो अपने आप में बहुत डीप चैलेंजेस में फंसा हो, उसके जीने की इच्छा चली गई हो, वो सेल्फ रेडिकलाइज हो जाएगा, जाकर ऐसा वो हरकत वो कर देगा। तो ये लोन वुल्फ अटैक्स हैं, मतलब डायरेक्टली मेरा तुमको से कोई कांटेक्ट नहीं है, हमने तुमको 1 रुपए की भी मदद नहीं की, हमने तुमको 1 रुपए का भी सहायता नहीं किया, कोई ऐसी तुमको फंडिंग नहीं दी, कोई ऐसा वेपन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ना हम तुमको जानते हैं ना तुम हमको जानते हैं। अचानक एक दिन कोई उठा, उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, वो गया कुछ ना कुछ अटैक कर दिया। इसी को हम लोन वुल्फ अटैक्स कहते हैं, कि अकेला इंसान काम कर दिया। ठीक, 9th पे आ जाओ, नार्को टेररिज्म। नाम से ही क्लियर है, नार्कोटिक्स, तो इसी को हम नार्को टेररिज्म कहते हैं। कैसे? नार्कोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद उस पैसे से टेरर एक्टिविटी फंड की जाती है। दिस इज कॉल्ड नार्को टेररिज्म। सीधी सी बात, फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्शंस थ्रू ड्रग्स ट्रैफिकिंग। नार्कोटिक्स को हम ड्रग्स भी कहते हैं। तो अलग अलग ड्रग्स का धंधा कर ड्रग्स को बेच कर पैसे जमा किए जाते हैं, और उस पैसे से वेपन्स खरीद कर, आरडीएक्स खरीद कर टेररिस्ट अटैक को फाइनेंस किया जाता है। तो नार्को टेररिज्म सिंपली फाइनेंस किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है टेररिस्ट एक्शंस को थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग कराओ, इधर से कोकेन हेरोइन मंगवाओ, उस देश में बेचो, पैसा जमा करो, उस पैसे से वेपन खरीदो, बारूद खरीदो और टेरर अटैक कर दो। दिस इज़ कॉल्ड नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म की जब हम बात करते हैं तो एक जगह है जो कि हम मल्टीपल टाइम करंट अफेयर में करा चुके हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में भी इस जगह का हम जिक्र करते हैं, गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट 3 देशों का जंक्शन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान।
ठीक। ये 3 देश जो है ना ओपियम प्रोडक्शन करते हैं। ओपियम ड्रग्स है ना, चरस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये ओपियम प्रोडक्शन करते हैं। और इसी 3 देश में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, 3 देशों में होता है। इसीलिए इस 3 देशों को हम गोल्डन क्रीसेंट नाम दिए हैं, क्योंकि जब हम मैप पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को हम बनाते हैं तो वो एक क्रीसेंट का शेप का बनता है, इसलिए इसको हम गोल्डन क्रीसेंट नाम रखे हुए हैं। ये फेमस है ओपियम प्रोडक्शन के लिए, और इलीगल ओपियम प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। और ये ओपियम वहाँ से आता है, फिर इलीगल ट्रैफिक होकर इंडिया में भी बिकता है, बांग्लादेश, इन सब रीजन में वो बिकता है। उससे जो पैसे आते हैं उससे उस पैसों से टेररिस्ट एक्टिविटी को फंड की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड नार्को टेररिज्म। 10th पे आ जाओ, लास्ट टाइप ऑफ टेररिज्म जो अभी इवॉल्व हो गया है, वाइट कॉलर टेररिज्म। वाइट कॉलर जॉब्स, इकोनॉमिक्स का हम पहला चैप्टर कराए थे, तो उसमें तुमको हम अलग अलग जॉब्स, अलग अलग सेक्टर्स बताए थे कि गोल्ड कॉलर जॉब्स होते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स होते हैं, रेड कॉलर जॉब्स होते हैं। तो वाइट कॉलर जॉब्स कौन से जॉब होते हैं? जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोगों को हम वाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग बोलते हैं। तो वाइट कॉलर टेररिज्म क्या है? तो भैया ये कुछ नहीं, एडुकेटेड पर्सनल्स जैसे कि डॉक्टर हो गए, आईटी एक्सपर्ट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं अपने स्पेशलाइज्ड स्किल का। अब देखो, डॉक्टर्स के पास एक अलग स्पेशलाइज्ड स्किल है, उसको केमिकल्स की, दवाइयों की नॉलेज होगी। आईटी एक्सपर्ट्स के पास पूरा साइबर टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी। एक टीचर्स के पास पूरे स्टूडेंट को कैसे गैदर करना है, टीचर के पास भी अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो जो एजुकेटेड पर्सनल्स हैं वो अपने जो उनके स्पेशल स्किल्स हैं और जो उनका सोसाइटी में पोजीशन है, डॉक्टर का काफ़ी अच्छा सोसाइटी में पोजीशन होता है, टीचर का काफ़ी अच्छा सोसाइटी में प्रेजेंस होता है, और वो अलग अलग रिसोर्सेज को भी एसेस कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स अगर कोई केमिकल ले जा रहा है जो कि इलीगल है, तो डॉक्टर्स के लिए कुछ वो लिमिटेड अमाउंट में वो केमिकल अलाउड होता है, क्योंकि डॉक्टर तो कह देगा हम तो केमिकल रिसर्च के लिए केमिस्ट्री लैब में ले जा रहे हैं, तो उनको परमिशन मिली होती है। तो उनको जो रिसोर्स को एसेस करने की परमिशन मिली हुई है, उनका जो सोशल पोजीशन है, उनके पास जो स्पेशल स्किल है, उनका वो मिसयूज़ करते हैं टेरर अटैक्स को कंडक्ट करने के लिए। वैसे टेररिस्ट अटैक को हम वाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। सिंपल, ये अभी न्यूज़ में आ गया है करंट अफेयर में, आफ्टर रीसेंट दिल्ली ब्लास्ट। अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें वो डॉक्टर ही तो पकड़ा गया है, अमोनियम नाइट्रेट के साथ पकड़ा गया है ना। तो वो डॉक्टर था अमोनियम नाइट्रेट का, उसके पास एसेस था, क्योंकि डॉक्टर्स को अमोनियम नाइट्रेट केमिकल टेस्ट के लिए, केमिस्ट्री लैब में वो रिसर्च के लिए उनको परमिशन अलाउड है। तुमको नहीं मिलेगा, हम तुम अलाउड नहीं है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट को। लेकिन वो डॉक्टर है, वो एक स्पेशल पोजीशन पे है, उसकी सोसाइटी में प्रेजेंस अच्छी है, उसके पास अमोनियम नाइट्रेट जो रिसोर्स है उसको एसेस करने की परमिशन है। अब उसने अपने उस सारे स्किल का, सोशल पोजीशन का, और जो रिसोर्स को एसेस करने की उसके पास पोजीशन थी, उसको वो मिसयूज़ किया और टेरर अटैक कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड वाइट कॉलर टेररिज्म, क्योंकि वो डॉक्टर तो वाइट कॉलर जॉब में था। और अभी जो रिसेंट दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है 2025 में, अभी हुआ है ना 1 महीने पहले, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो वाइट कॉलर लोग थे और उन्होंने टेरर अटैक कर दिया। तो वैसे लोगों को हम वाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। दिस इज़ द 10 टाइप्स ऑफ टेररिज्म। अभी तक 9 टाइप था। दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हो गया है, इसके बाद से करंट अफेयर में वाइट कॉलर टेररिज्म न्यूज़ में बहुत चल रहा है, तो हम डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म। ऐसा क्या है जो टेररिज्म कॉज कराता है? तो अलग अलग कॉजेज़ हैं टेररिज्म के। पहला, एथनिक एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट। देखो ना, अब इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ्स हैं वो रेडिकलाइज्ड हैं। वो कहते हैं ना कि आज़ाद कश्मीर बनाएंगे। या फिर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुकीज़, मिटीज़ ट्राइब हो गए, नागा ट्राइब हो गए, वो कहते हैं ना कि हम इसको काट कर नागालैंड अलग बना देंगे, बोडोलैंड अलग बना देंगे। तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। इतने ग्रुप्स मिलकर सेपरेटिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं कि हमको अलग करो, हमको अलग करो, भारत हमारी बात नहीं सुनता है। ये एक कारण है सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अभी खालिस्तान वाला इशू इमर्ज हो रहा है ना, इमर्ज हो क्या रहा है, वो ऑलरेडी इमर्ज है। खालिस्तान का क्राइसिस देखो, खालिस्तान के कारण ही तो इंडिया कनाडा के रिश्ते हैम्पर हो गए यार। तो सोचो, ये इथनिक एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट कितना बड़ा कॉजेज़ है टेररिज्म का। दूसरा, रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइज कर दिया जाता है यूथ्स को, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर करते हैं ना। तुम तो सुना होगा, हम लोग सब जानते हैं। पाकिस्तान वाले जो ये लश्कर तैयबा हो गए, ISIS, ये सब जो ग्रुप्स हैं, ये सब करते हैं रेडिकलाइजेशन की तुमको
खुदा ने भेजा है इस काम के लिए, तुम्हारा मकसद ये है, ऐसे करके वो काफ़ी ब्रेन वॉश करते हैं यंग लड़कों का, 16-17 साल 18 साल के लड़कों का। लंबा उनका 2-3 साल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ड्रग्स का एडिक्शन भी दिया जाता है, और उसके बाद वो रेडिकलाइज्ड माइंड होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, वो सिर्फ ट्रिगर दबाना जानते हैं, उनको सिर्फ ब्लड सेट्स दिखते हैं। तो वो नॉर्मल ह्यूमन कर ही नहीं सकता है, वो उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है ना कि उनके अंदर से बिल्कुल सारी जो इमोशंस हैं उसको वो 2 साल के ट्रेनिंग में ख़त्म कर देते हैं, ड्रेन करके उनको हेवली ड्रग एडिक्ट बनाते हैं। उनको हेवी, तुमको क्या लगता है जो टेररिस्ट आते हैं वो नॉर्मल इंसान होते हैं क्या? नहीं, वो कहानी उनकी ख़त्म होती है, उनको खुद नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं, वो दे आर हाईली ड्रग्ड। वो मेजोरिटी ऑफ उसमें से 1-2 कमांडर होता है जो कोई सारा ऑब्जेक्टिव समझ रहा है, लेकिन जो उसके शागिर्द होते हैं ना ग्रुप में जो गोली चलाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो नशे में घूमते रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो बस ट्रिगर दबाना जान रहे हैं, उनको बस खून दिख रहा है, क्योंकि उनके अंदर सारे इमोशंस ख़त्म कर दिए गए हैं। उनको मेंटली ब्रेन वॉश कर कर, फिजिकली उनको ड्रग्स दे देकर, हेलुसिनेट कर कर कर, एडिक्ट बना कर करके, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, प्रॉक्सिमिटी टू कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स या कन्फ्लिक्ट जोन्स। अब हम कितना क्लोज हैं किसी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स के, ये भी एक कॉजेज़ है टेररिज्म का। इंडिया देखो ना, पाकिस्तान के भी क्लोज है, अफ़गानिस्तान के भी क्लोज है, चाइना से भी क्लोज है, और पाकिस्तान चाइना से तो हमारी बनी नहीं है कभी, अभी भी चाइना से हम ठीक ठाक रिश्ते हैं, लेकिन ऑल्दो अंदर की सच्चाई यही है कि इंडिया चाइना के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान की बात ही ख़त्म है। अफ़गानिस्तान से अब रिश्ते अच्छे हो गए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी अभी भी ज़मीन, अफ़गानिस्तान की ज़मीन का अभी भी इस्तेमाल किया जाता है मुजाहिद्स को ट्रेन करने के लिए, सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन करने के लिए। यस, अफ़गानिस्तान के लैंड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये पाकिस्तान के ISIS वाले जो हैं ना वही करते हैं। अफ़गानिस्तान के छोटे छोटे 12 साल 13 साल के बच्चे को वो रेडिकलाइज करके सुसाइड बॉम्बर्स बनाते हैं, ना उनको टीवी देखने देंगे, ना दुनिया में किसी से बात करने देंगे। वो एक आइसोलेटेड कमरे में वो बच्चा होता है, उसको हेविली इंजेक्ट करते हैं, अलग अलग पाठ पढ़ाते हैं, अलग अलग ज्ञान की बात उसको समझाते हैं, सीधी सी बात उसको रेडिकलाइज करते हैं, और अल्टीमेटली उसको ऐसा कन्विंस करते हैं कि तुमको जाना है ये जैकेट पहनकर और तुम्हारा मकसद पूरा। और वो बच्चा है, उसको क्या, वो तो बच्चा, कुछ जैसे तुम ढालोगे वैसे ढलेगा वो, उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। तो हम कितना क्लोज हैं किसी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स के, ये भी कॉजेज़ है टेररिज्म का। तो इंडिया देखो काफ़ी क्लोज है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इन सब के। ठीक। चौथा, इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में बहुत होता है ना, बांग्लादेश से वो रेफ्यूजीज़ आते हैं ना, रोहिंग्याज आते हैं ना। अब चलो ठीक है, उसमें से 90% जो लोग होगा ना वो सही लोग होगा, किसी न किसी कारण से वो भाग कर आ गया है, उसके देश में सिचुएशन अच्छी नहीं है तो इंडिया में चलो रहने आ गया है, लेकिन उसके आड़ में उसके हवाले 10 ऐसे लोग आ जाएंगे जो टेरर अटैक्स करने वाले होंगे। तो ये इलीगल इमिग्रेशन जो होता है ना वो भी एक कारण है कि टेररिज्म फैलता है। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं इंडिया में, हम बार बार बोल रहे हैं, 90% 95% लोग ठीक होंगे जो सिर्फ सहारा लेने के लिए किसी न किसी नीड में वो इंडिया भाग आए हैं, उनकी टेररिज्म से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उनके बैकिंग में, उनके आड़ में 5-6 लोग ऐसे घुस जाएंगे जो टेरर एक्टिविटीज़ को फंड कर देंगे, टेरर एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये एक इलीगल इमिग्रेशन एक बड़ा कॉज है जो कि इंडिया में कॉन्टीन्यूसली होता है। बांग्लादेश से कॉन्टीन्यूसली रोहिंग्याज हमारे वेस्ट बंगाल में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। अभी करंट अफेयर में आ रहा है ना, वेस्ट बंगाल में जो SIR 2.0 शुरू हुआ है, वेस्ट बंगाल से कितने लोग भागे हैं, कितने लोग भागे हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स ही तो थे। ठीक। पांचवा देखो, पांचवा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इस फैक्टर्स में मल्टीपल चीज़ आ जाएंगी जो कि टेररिज्म का कॉजेज़ बनती है, जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोज़गारी हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं उनको मिल रही है, वो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई उतना डेवलपमेंट नहीं है उनके एरिया में, फिर से वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। तो हम कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो एक तो गरीबी, पैसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, बिल्कुल वो अनपढ़ लोग हैं,
कोई उनको सरकार अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, मिल नहीं रहा है उनकी अपॉर्चुनिटी, उनके एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो क्राइसिस में बिल्कुल रह रहे हैं, ऊपर से वो ड्रग एडिक्ट भी हो चुके हैं। तो इन सब के कारण ना लास्ट ऑप्शन वो क्या करते हैं, वेपन उठा लेते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा लीडर आएगा जो उसको कहेगा कि चलो यार तुमको 2,500 रुपये मिल जाएगा, या तुम नशे की पुड़िया करते हो, तुम ये नशे की पुड़िया तुमको हम दिला रहे हैं। वो 15-20 दिन उनको, जो भी वो नशा करता है वो उसको फ्री में देंगे। अब 15-20 दिन अगर उसको फ्री में दे देंगे तो वो तो ऑलरेडी एडिक्ट है। 20 दिन अगर कोई किसी को नशा करा दिया, बेरोजगार गरीब को, तो वो सीधा उसको खुदा मान लेता है, ऐसे ही भगवान मान लेता है। फिर उसके लिए उसका सारा ऑर्डर, सारा खोपर कि भैया हमको बस ड्रग्स की एक ऐसी पुड़िया दे दो जिससे मेरी सांस चले, क्योंकि ड्रग्स के बाद तो एडिक्शन होता है ना। गरीबी, उनके पास खाने नहीं है, के पैसे नहीं है, वो ड्रग्स कहाँ से खरीदेंगे। तो वो ना चाहते हुए भी काम करते हैं कि भैया हमको पुड़िया ला कर दे दो किसी तरीके से ड्रग्स की, तुम जो बोलोगे हम करेंगे। तो इस तरीके से भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कोई उनको और उनके पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है उनके पास, तो ये सब टेररिज्म का फैक्टर बनता है। छठा एक कारण है रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनको हम डीप स्टेट एक्टर्स भी बोलते हैं। इस छठे पॉइंट को समझने के लिए सीधा तुम समझ जाओ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कि किसी न किसी देश की सरकार ही टेररिस्ट अटैक करवा दी। तो रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स में वही आता है। ठीक, कोई एक देश की सरकार है, उसने 4-5 लोग अपने देश से फर्जी पासपोर्ट पे भेज दिए इंडिया, और वो अपने देश की आइडेंटिटी वाले पासपोर्ट पे नहीं भेजेगा, वो किसी न किसी दूसरे देश का इलीगल पासपोर्ट वगैरह बनवा कर भेज देगा और कहेगा जाओ ये काम कर दो इंडिया में। पूरी उसको गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलेगी दूसरे देश से, हर चीज़ मिलेगी, पैसे मिलेंगे इंडिया में रहने के, इंडिया में उनको पूरा एसेस दी जाएगी, और वो कोई ना कोई कांड कर देंगे। अगर वो पकड़े गए तो सिंपल सी बात कह देगा कि भैया ये तो 5 लोग जो भी गए हैं हम जानते ही नहीं हैं। वो डिसोन कर देता है वो देश कि हम इसको नहीं जानते हैं, लेकिन भेजा होता है उसी कंट्री ने उसको कि जाओ टेरर अटैक कर दो। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स वही होते हैं जो कि सामने से नहीं दिख रहे हैं कि ये इस देश का रहने वाला है, लेकिन छुपा अंदर से वो पूरा सपोर्ट उसको उसी देश ने दिया है। इसी को हम डीप स्टेट एक्टर्स भी कहते हैं। सिंपल सी बात, डीप स्टेट एक्टर्स जो सीक्रेट सर्विसेज के लोग होते हैं ना, रॉ हो गए, इंडिया की रॉ हो गई, फिर से अमेरिका की CIA हो गई, ये सब डीप स्टेट एक्टर्स होते हैं। अब इसको तुम CIA, ये जो हम तुमको अभी सीक्रेट सर्विस के एक्टर्स बताए हैं, इनको टेरर वाले से मत रिलेट कर लेना। मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए बोला है कि डीप स्टेट एक्टर्स होते क्या हैं। वैसे एक्टर्स जो होते तो किसी स्पेसिफिक देश के हैं, उनको उस देश से पूरा सपोर्ट भी मिलता है, और जो भी उनका काम होता है वो पूरा कर लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाए, पकड़े गए, तो वो देश डिसोन कर देता है, सीधा कहता है मैं नहीं जानता हूँ इसको, सीधी सी बात। तो ये रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं जो आकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, सीक्रेट सर्विस का जो मैंने एग्जांपल बोला है वो बस मैं डीप स्टेट एक्टर्स वर्ड को समझाने के लिए बोला है, उनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये उसी टाइप के लोग होते हैं जो उसको किसी न किसी देश की गवर्नमेंट बैक करके भेजती है कि जाओ तुमको ये हरकत कर देनी है, यहाँ जाकर कर दिए वो सक्सेसफुली तब तो ठीक है, और एक बार जैसे ही वो उनका मकसद पूरा हो गया ना, तो वैसे भी उस देश की सरकार कहती है भाड़ में जाओ तुम, ठीक, कि हम नहीं जानते हैं तुमको। ठीक, तो आई एम अगेन रिपीटिंग, डीप स्टेट एक्टर्स वर्ड का मतलब बताने के लिए मैंने तुम्हें सीक्रेट सर्विस का रेफरेंस कोट किया है। सीक्रेट सर्विसेज का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये कॉजेज हो गए अलग अलग टेररिज्म के। फिर एक पॉइंट आता है टेरर फाइनेंसिंग। पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं टेरर को फाइनेंस करने के लिए? तो अलग अलग तरीके से पैसे आते हैं। नार्को टेररिज्म देखे हैं ना, नार्कोटिक्स बेच कर, ड्रग्स बेच कर वेपन्स खरीदते हैं वो, और टेरर एक्टिविटी कराते हैं। तो वो तो एक जरिया था। और क्या क्या जरिया है टेरर फाइनेंसिंग का? एक नया चीज़ तुमने सुना होगा खूब, अभी 5-7 साल से न्यूज़ में आ गया है, क्रिप्टो करेंसीज़। क्रिप्टो करेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारे देशों में क्रिप्टो करेंसी अभी भी लीगल एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है। इंडिया में अभी भी क्रिप्टो करेंसी लीगली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है ना। तो जब इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज लीगल ही नहीं है तो हम क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। अब कोई टेरर ग्रुप आया, वो क्रिप्टो करेंसी में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करा लिया पैसे, और उस पैसे को एक्सचेंज करा कर वो हथियार खरीद कर कांड कर दिया। तो क्रिप्टो करेंसी का तो कोई हमारे पास
ट्रेस ही नहीं है ना, क्योंकि हम उसको लीगली एक्सेप्टेड करेंसी ही नहीं मान रहे हैं, उसका हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अरे भाई, इंडियन रुपी में पेमेंट होता, डॉलर में पेमेंट होता, तभी तो हम ट्रैक कर पाते, तभी तो हमारी आरबीआई बैंकिंग सिस्टम उसको ट्रैक कर पाती। इंडिया में क्रिप्टो एक्सेप्टेड ही नहीं है, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम क्रिप्टो जानती ही नहीं है कि क्या होता है, तो वो ट्रैक कहाँ से करेगी। तो टेरर फाइनेंसिंग में क्रिप्टो करेंसीज एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। फेक करेंसी, जाली करेंसी से पैसे आते हैं टेरर फाइनेंसिंग के लिए। हवाला नेटवर्क्स चलता है, ये सब हम मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनल सिक्योरिटी में डीप में पढ़ते हैं। तो हवाला नेटवर्क क्या होता है, उसके थ्रू टेररिज्म में पैसे आते हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग से पैसे आते हैं। एक्सटॉर्शन मनी हिंदी में रंगदारी जिसको बोलते हैं, एक्सटॉर्शन मनी से टेरर फाइनेंसिंग आती है। तो ये अलग अलग ज़रिए हैं जहाँ से पैसे आते हैं टू फाइनेंस टेरर एक्टिविटीज़। ठीक, अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन चलता है टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग, जिससे टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF बार बार करंट अफेयर में करते हैं, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट कराए हैं ना। तो ये FATF की रेगुलेशंस है जो कि टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर करने की बात करती है। इंडिया में अभी 2023 में एक दिल्ली डिक्लेरेशन नाम की चीज़ हुई थी, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग को हम रोकने की बात करते हैं। इंडिया में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, वो भी, उसकी भी एक बैकिंग यही थी कि बहुत ज़्यादा जाली करेंसी बन गई है, टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है, इसलिए सरकार ने डीमोनेटाइजेशन ही कर दिया। ठीक, फिर से इंडिया में अलग अलग, स्पेशली इंडिया में भी लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जिसको कि हम PMLA, UAPA एक्ट, इन सब के नाम से जानते हैं। तो ये सब अलग अलग ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे काम की गई है, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ताकि हम टेरर फाइनेंसिंग को रोक सके, कर्ब कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक, अब हमारा इसी टेररिज्म में एक डायमेंशन है, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म। ये क्या है, अब इसको देख लेते हैं। तो लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, ये देखो, अब ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब पहले क्या होता है ये समझ लो। ऑर्गेनाइज क्राइम कुछ नहीं, एक देश में क्राइम का जो नेटवर्क होता है उसी को हम ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं। जैसे इंडिया में अलग अलग गैंग चलता है ना, तुमने अभी अलग अलग गैंग्स के नाम सुने होंगे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो गए, तिहाड़ जेल में अलग अलग गैंग चलते हैं। तो ये लोग जो गैंग चला रहे हैं ना इंडिया में, जो गैंग वॉर कर रहे हैं, इन्हीं को हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क बोलते हैं। एक देश में जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट नहीं हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके नेटवर्क को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स नेटवर्क कहा जाता है। अब इनका लिंकेज हो जाए टेररिज्म के साथ, तो वही बोल रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क है, इनका टेररिज्म से लिंकेज कैसे होता है। बिल्कुल होता है, दोनों को फ़ायदा है, इसलिए लिंक होते हैं दोनों। टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफन रिलाई ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स टू फाइनेंस देयर ऑपरेशंस। जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, ये तो देश के बाहर होते हैं, ये इन्हीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले जो नेटवर्क वाले गैंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले जो गैंग हैं, जो एक देश के अंदर बैठे हुए हैं, उनका सहारा लेते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, ताकि उस देश में टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस कर सके, प्रमोट कर सके। दीज क्रिमिनल्स ऑफर, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले नेटवर्क्स हैं ना, ये क्या ऑफर करते हैं टेररिज्म को, टेररिस्ट को क्या ऑफर करते हैं। तो डीज क्रिमिनल्स ऑफर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट, रहने का सपोर्ट, हथियार देते हैं, सेफ हेवेंस देते हैं, खाना देते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को किया जा सके अक्रॉस बॉर्डर। और बदले में इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले नेटवर्क्स को क्या मिलता है, तो बदले में इन रिटर्न टेररिस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू क्रिमिनल सिंडिकेट्स। जैसे कि मान लो इंडिया में एक गैंग रहता है, ठीक, एक गैंग है, वो काम करता है। अब उस गैंग को वेपन भी चाहिए, वेपन मिलेगा तभी वो एक्सटॉर्शन ले पाएंगे। इंडिया में चलो XYZ नाम का एक गैंग रहता है। अब ये XYZ नाम का गैंग जो है ना, रंगदारी मांगता है लोगों से। इसको लोग रंगदारी क्यों देगा, रंगदारी तब देगा जब इसके पास पावर होंगे, पैसे होंगे। तो चलो ये पैसे ले आया कहीं कहीं से छीन कर, चोरी डकैती कर कर। अब इस गैंग को और बना बनना है, तो इस गैंग को वेपन चाहिए। वेपन कहाँ से आएगा, इल्लीगल वेपन। इल्लीगल वेपन कहाँ से मिलेगा, यही टेररिस्ट लोग देते हैं कि भैया हमसे हथियार खरीदो, हम तुम्हारे देश में ये कांड करना चाहते हैं, हमको रहने के लिए जगह दो। तो दोनों के बीच साठगांठ बनती है। इन्हीं को हम बोलते हैं लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, कि टेररिस्ट ग्रुप जो हैं ये रिलाई करते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स वालों पे,
अपना एक्टिविटीज़ को उस देश में कंडक्ट कराने के लिए। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले नेटवर्क्स वाले जो गैंग्स हैं ना, ये टेररिस्ट ग्रुप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, हथियार देते हैं, सेफ हेवेंस देते हैं कि तुम ये लो, तुमको जो करना है करो, बदले में हमको प्रोटेक्शन देना, हथियार देना। प्रोटेक्शन इन द सेंस, मान लो इंडिया में वो कोई कांड कर दिए, अब उनको दूसरे गैंग से खतरा हो रहा है, दूसरे गैंग से खतरा हो रहा है तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो ये प्रोटेक्शन मांगेंगे इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप से कि भैया हमको आपसे मदद चाहिए। तो ये टेररिस्ट ग्रुप कहता है कि तुम इस रीजन में आ जाओ, मेरे 20 लोग यहाँ बैठे हैं, तुमको यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला जो नेटवर्क है वो भी प्रोटेक्टेड हो गया। इसलिए इन दोनों के बीच साठगांठ होती है। इसी को हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का लिंकेज हो गया टेररिज्म के साथ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब एक देश के अंदर होने वाला क्रिमिनल नेटवर्क, ये कनेक्ट हो गया टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, यही लिंकेज है। ठीक, अब एक टर्म आता है प्रॉक्सी वॉर। ये प्रॉक्सी वॉर क्या है? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। दो अपोजिंग पावर्स के बीच एक कोई तीसरा पार्टी आ गया और सब्स्टिट्यूट करके लड़ाई करने लगा। सिंपल सी चीज़, दो अपोजिंग पावर कौन है? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं है, और पाकिस्तान की तरफ से बीच में कौन आ जाता है? लश्कर तैयबा, हाफिज़ सईद, ये सब आकर इंडिया से लड़ने लगते हैं। तो इसी को प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं कि दो अपोजिंग पावर हैं। ठीक, अब इसी दो अपोजिंग पावर में से कोई एक पार्टी ने थर्ड पार्टी को बुला लिया, अब वो थर्ड पार्टी आकर उसके तरफ से लड़ रही है। इसी को हम एक्सटर्नल सपोर्ट से फ्यूल्ड मानते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जो हाफिज़ सईद, लश्कर तैयबा हो गया, ये सब जो काम कर रहा है वो तो पाकिस्तान के सरकार की मदद से काम कर रहा है ना। पाकिस्तान की आर्मी उसको पूरा पैसे दे रही है, फंडिंग दे रही है, तभी तो वो काम कर रहा है। इसी को हम प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं। प्रॉक्सी वॉर इन सेंस, इन द सीधा मतलब कि दो देशों के बीच कोई विवाद था, ये दोनों देश आपस में उस विवाद को बहस कर रहे थे, लेकिन किसी एक देश ने किसी थर्ड पार्टी का सहारा लिया और दूसरे देश में कुछ ना कुछ कांड करवा दिया। जैसे कि पाकिस्तान सहारा लेता है, आईएसआई का सहारा लेता है, लश्कर तैयबा का सहारा लेता है, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट पीआईएल, जो अभी ये पहलगाम अटैक जो किया था, ये वही किया था ना, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट वाली जो ग्रुप थी। तो यही, इसी को हम प्रॉक्सी वार बोलते हैं कि दो लोगों के बीच विवाद है, इन दोनों में से किसी एक लोग ने किसी तीसरे को बुलवाया और उस वाले देश पे अटैक करवा दिया। तो सिंपल, जो इंडिया में टेररिज्म होता है उसको हम एज ए प्रॉक्सी वॉर देखते हैं कि भैया ये वॉर प्रॉक्सी वॉर करा रहा है पाकिस्तान। मेरा और पाकिस्तान का मतलब भारत और पाकिस्तान का बन नहीं रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने किसी थर्ड पार्टी, किसी टेरर ग्रुप, लश्कर तैयबा, कोई भी ग्रुप का सहारा लेकर इंडिया में अटैक करा दिया। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी वॉर। ठीक, कहानी ख़त्म। अब टेररिज्म का इम्पैक्ट्स देखो, तो ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि टेररिज्म अगर होगा तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। लोगों की जान जाएगी, सोसाइटी में डर का माहौल आएगा, सोसाइटी में स्कूल्स क्लोज होंगे, सिक्योरिटी हाई हो जाएगी सोसाइटी में, तो जो नॉर्मल पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा, तो सोसाइटी पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। फिर से रिसोर्सेज का डेविएशन होगा। अगर एक देश टेररिज्म को लेकर ज़्यादा थ्रेट में है तो उस देश में जो पैसे हैं वो डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होंगे, एजुकेशन पे, गरीबी पे खर्च नहीं होंगे, देश में हथियार खरीदने पे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। इंडिया जो इतना डिफेंस को हम मजबूत करते जा रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है डिफेंस को मजबूत करने का? कि भैया हम चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश हो गया है, बांग्लादेश की भी कहानी ख़त्म हो गई है जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है। चाइना हमारा दुश्मन है। तो हमारे इतने दुश्मन हैं कि हमको अपना रिसोर्सेस डेविएट करना पड़ता है, डिफेंस पे पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, हथियार पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर ये डर नहीं रहता, इतना टेररिज्म नहीं रहता, तो हम थोड़ा सा कम पैसा खर्च करना भी अफोर्ड कर सकते थे अपने डिफेंस लाइन बजट पे, है कि नहीं? तो डेविएशन ऑफ रिसोर्स हो जाता है टेररिज्म के कारण। इंटरनेशनल रिलेशंस हैम्पर हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं भैया। इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई के कारण बड़े बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस हैम्पर हुए हैं। 1971 के टाइम पे जो लड़ाई हुआ था, उस टाइम पे जो हम बांग्लादेश को आज़ाद करवाए थे, उस टाइम पे यूएस और यूके दोनों इंडिया के विक्रांत को डुबाने इंडियन ओशन में आ गया था। और उस टाइम पे रसिया ने हमारा सपोर्ट किया था इंडियन ओशन में आकर। रसिया का यह स्टेटमेंट था कि एनी अटैक ऑन विक्रांत विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन रसिया।
वो स्टेटमेंट उस समय रसिया का था कि अगर इंडिया का जो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर था उस पे अगर एक भी अटैक होता है तो ये सीधा रसिया पे अटैक माना जाएगा। तो उस रसिया के कारण वो यूएस नेवी और यूके नेवी इंडियन ओशन से बाहर गई थी और बांग्लादेश को हम आज़ाद करा पाए थे। नहीं तो यूएस और यूके दोनों पाकिस्तान की तरफ से हमको डुबाने आए थे। रसिया का सपोर्ट था हमको उस टाइम पे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस देखो कितने हैम्पर हो रहे हैं। अभी जो यूएस के साथ रिश्ते रिश्ते खटास में आए हैं ना, उसका कहीं ना कहीं एक श्रेय ऑपरेशन सिंदूर भी है। कैसे भी है, करंट अफेयर में हम डिस्कस किए हुए हैं वो टॉपिक। ठीक, तो ऑपरेशन सिंदूर भी एक कारण है जिससे इंडिया और यूएस के रिश्ते अभी थोड़े से डिसरप्ट हुए हैं। सब बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ नए लोग हैं जो करंट अफेयर में भी बिल्कुल नए हैं, उनको हो सकता है कि ये इशू ना पता हो। तो इसको हम करंट अफेयर में डिस्कस करते रहते हैं। अब इसमें तो पॉसिबल नहीं है कि उस टॉपिक को हम रिलेट कराएं। ठीक है। उसके बाद देखो इकोनॉमिक डिसरप्शन, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा, कंट्री डीस्टेबलाइज होगी अगर टेररिज्म वहाँ पे ज़्यादा है तो। और थ्रेट टू इंटरनल सोशल फैब्रिक, हम एक देश का जो सोशल फैब्रिक होता है, एक देश में अलग अलग सोसाइटी के लोग रहते हैं ना, हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, खासकर इंडिया में। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो अगर कोई टेररिस्ट अटैक होती है ना, तो इंडिया में रिलीजियस क्लैश शुरू हो जाते हैं। सोशल फैब्रिक जो इंडिया का है वो थ्रेट में आ जाता है। रिलीजियस क्लैश कैसे शुरू होते हैं? पाकिस्तान से कोई टेरर अटैक हुआ, यहाँ पे दो ग्रुप लड़ने लगते हैं ना। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है टू काउंटर टेररिज्म, जैसे कि हमने एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इन सब का क्रिएशन किया है टू काउंटर टेररिज्म। फिर से हमने एनएटी जीआरआईडी शुरू किया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। हमने इसको शुरू किया है ताकि हम पूरा इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि कहाँ से पॉसिबल थ्रेट्स आ सकता है, कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ है, एक तरीके से रिसोर्स मॉनिटरिंग, पूरा मैपिंग की कहाँ से अटैक्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो नेट ग्रिड इसी को हम बोलते हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है ये, कि पूरा इंटेलिजेंस जमा करके ये रखता है। तो ये एक स्टेप है जो इंडिया ने लिया है। क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, बॉर्डर की फेंसिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, अपने फोर्सेस को हम स्ट्रेटजिक वे में डिप्लॉय कर रहे हैं, अलग अलग हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, रेडार्स बना रहे हैं। दीज आर क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट्स। फिर से इंटरनेशनल कॉपरेशंस इंडिया करता है। एफएटीएफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इंडिया कॉन्टीन्यूसली बोलता है कि पाकिस्तान से टेरर अटैक आ रहे हैं, प्रूफ्स वगैरह भी हम देते हैं। एफएटीएफ ने ऑलरेडी पाकिस्तान को वार्निंग दे रखा है, ग्रे लिस्ट में भी डाल रखा है, वार्निंग यहाँ तक मिली हुई है कि भैया सुधरोगे नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाओगे। तो इंटरनेशनल कॉपरेशंस भी होते हैं जो इंडिया करता है अलग अलग देशों के साथ मिलकर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कॉन्टीन्यूसली इंडिया अपना वॉइस रेज करता है रिगार्डिंग टेररिज्म, और बहुत सारे ग्लोबल कंट्रीज़ हमको सपोर्ट करते हैं कि हाँ टेररिज्म नहीं होनी चाहिए। इसराइल हमको सपोर्ट करता है, यूके हमको सपोर्ट करता है, यूएस भी हमको सपोर्ट करता था, अभी 1-1.5 साल से रिश्ते गड़बड़ चल रहे हैं। रसिया पूरा हमको सपोर्ट करता है कि हाँ भैया टेररिज्म होती है, इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान से हो रहे हैं, इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। दीज आर द इंटरनेशनल कॉपरेशंस। ठीक, फिर से हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किए ना, क्या था? एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस था। सर्जिकल स्ट्राइक किए ना, क्या था? एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस था। एयर स्ट्राइक किए ना, क्या था? एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस था। तो इंडिया एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस भी करता है। इंडिया में अलग अलग लॉ बने हुए हैं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 का। ये सब एक्ट हैं, ये सब स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिया है टू काउंटर टेररिज्म। ठीक, जिससे कि हम टेररिज्म को काउंटर कर सके। अब आती है बात कि चैलेंजेस क्या क्या है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो जब हमारा ये ऑडियो शुरू हुआ था उसी टाइम पे तुमको हम बताए थे कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि व्हाट वी कंसीडर्ड एज ए टेररिस्ट अटैक या फिर टेररिज्म, इसको पूरी दुनिया मिलकर किसको टेररिस्ट अटैक बोलेगी, किसको टेररिज्म बोलेगी, इसको लेकर पूरी दुनिया में कोई सहमति है ही नहीं कि डेफिनेशन क्या होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। फिर से ह्यूमन राइट्स का कंसर्न हो जाता है। अगर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, उसके बाद फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं ना, तो बार बार उनको ह्यूमन राइट्स का वो इशू फेस करना पड़ता है। एक एक्ट है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हम मल्टीपल टाइम करंट अफेयर में डिस्कस किए हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में ये डीप में हमको पढ़ना होता है। तो जब भी ये आफ्सपा लगता है ना, तो कंसर्न आता है कि भैया जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस है ना, ये तो अत्याचार कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है।
तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि जब फोर्सेस एक्शंस लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, क्योंकि टेररिज्म है भैया, वो AK-47 लेकर गोली चला रहे हैं तो हम गुलाब का फूल दिखाकर काउंटर थोड़ी ना करेंगे, हमको भी तो स्ट्रिक्ट वे में काउंटर करना होगा। तो हमारा जो वो स्ट्रिक्ट एक्शंस होता है ना, उसको ह्यूमन राइट्स के कंसर्न पे, ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये एक चैलेंज है। फिर से बजटरी कंसर्न्स तो है ही, इंडिया स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हम उतना पैसा अभी भी काउंटर टेररिज्म पर नहीं दे पाते हैं जितना कि हमारी नीड है। स्टिल हमने बहुत इनहेंस कर लिया है। आज के डेट में इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडक्ट करा देना इतना आसान नहीं है। तो आज से 10 साल पहले देखो जितने अटैक्स होते थे और आज के कंपैरिजन में बहुत कम हो गए हैं अटैक्स। ठीक है, कभी एक दो हो गए अगर, तो हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। ये भी हमको समझना होगा कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ना, वो 24 घंटे सातों दिन हमेशा कोशिश कर रहे हैं, और वो हर दिन नाकाम होते हैं। किसी न कोई एक दिन उनका नाम होता है जो कि वो सक्सेसफुली अटैक कंडक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस एक्टिव है, इसलिए हर दिन वो फेल हो रहे हैं। नहीं तो उनका कोशिश तो हर दिन रहता है, हफ्ते में 4 अटैक करने का रहता है। लेकिन हमारे फोर्सेस, हमारी एजेंसी ही है जो उन सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज करती है, नहीं होने देती है। लेकिन है तो इंसान ही, और सामने वाला जो टेरर एक्टिविटी करने वाला इंसान है वो भी कोई बेवकूफ़ इंसान थोड़ी है। उसका कमांडर जो है वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो पूरी प्लानिंग करके बैठा है। तो साल में, 10 साल में, 5 साल में कभी एक बार वो कामयाब हो जाता है। हम लोग से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो मिस्टेक्स को भी हमको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम एकदम से अपने फोर्सेस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो साल में मान लो एक अटैक हुआ, तो साल में 364 दिन सुरक्षित बीता ना। ये 364 दिन सुरक्षित किसके हवाले बीता? उस सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी काम कर रही है उनके हवाले बीता। तो इंडिया की स्टेटस बहुत चेंज हो गई है अब। इतना आसान नहीं है इंडिया में टेरर एक्टिविटी को फैला देना, लेकिन स्टिल बजटरी कंस्ट्रेंट्स तो हैं। जितना पैसा एलोकेट होना चाहिए एज पर आवर नीड। ग्लोबल टेरर इंडेक्स जो हम देखे हैं वो कहता है ना कि 14वां नंबर का कंट्री है इंडिया जो कि मोस्ट इफेक्टेड है। तो हमारी नीड्स ज़्यादा हैं, पैसे की डिमांड्स हमारी ज़्यादा हैं टू टैकल टेररिज्म। हम चारों तरफ दुश्मन से घिरे हुए हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब हमारे थ्रेट्स हैं ना। चाइना भी डीप स्टेट एक्टर्स का सहारा लेकर इंडिया में फंडिंग करवा कर टेरर एक्टिविटीज़ करवाता है, बिल्कुल करवाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो पाकिस्तान के थ्रू अटैक्स करवाता है, बांग्लादेश के थ्रू वेपन्स पहुंचाता है नॉर्थ ईस्ट वालों को, बिल्कुल पहुंचाता है। वो कुकीज़ और मीटीज़ ट्राइब के पास कहाँ से आ रहे हैं RPG लॉन्चर्स? चलो ठीक है, उनके पास पैसे हैं, कम वेपन्स कहाँ से आ गया? उतने हाईटेक ड्रोन्स कहाँ से उनके पास आ गए? कामिकाज़े ड्रोन्स मिले हैं। कामिकाज़े ड्रोन्स को आत्मघाती ड्रोन माना जाता है। वो जाएगा सीधा टकरा कर फट जाएगा। सुसाइडल ड्रोन्स भी हम बोलते हैं कामिकाज़े ड्रोन्स को, पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। तो बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी हैं इंडिया में। जितना होना चाहिए, जितनी हमारी नीड है, हम उतने पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम स्टिल डेवलपिंग नेशंस हैं और हमारी और भी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक, फिर से राइज ऑफ वाइट कॉलर टेररिज्म। ये जो वाइट कॉलर टेररिज्म वाले लोग बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सोसाइटी में घुल मिल गए हैं। इनके पास स्पेशल स्किल्स हैं, इनके पास ईजी एसेस टू डिफ़िकल्ट रिसोर्सेज, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट एक रिसोर्स था, उसका ईजी एसेस होता है डॉक्टर्स के पास, तो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और उसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये जो राइज ऑफ वाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ गए हैं। साथ ही साथ एक और चैलेंज है, ये जो पेनिट्रेशन बढ़ गया है सोशल मीडिया का, ये सब टेररिज्म को काउंटर करने में हमको चैलेंजेस क्रिएट कराता है। तो दीज आर द चैलेंजेस विच वी फेस इन काउंटर टेररिज्म। अब वे फॉरवर्ड देख लो, चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशन भी तो होगा। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको अपना इंटेलिजेंस को और इन्हेंस करना होगा, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशंस को और अप टू द मार्क रखना होगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में और डीप इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा प्लानिंग हो रहा है, उस प्लानिंग का ही हमको खबर लग जाए, उसी को हम न्यूट्रलाइज कर दे, उस प्लान को आगे ही नहीं बढ़ने दे। इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर्स बनाना होंगे, तुरंत रिस्पॉन्स करना होगा हमको। ये सब हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन देना है तो बताएंगे तो कि ये सब चीज़ करना है। फिर से हम आपको अपनी सर्वेलेंस और एडवांस करनी होगी, हमको अलग अलग डिप्लोमेटिक टाइज़ अपने इन्हेंस करने होंगे, और हमको अपना ग्लोबल प्रेजेंस और इन्हेंस करना होगा। हम ग्लोबल लेवल पे जितने स्ट्रांग होंगे, उतना ही कम हिम्मत होगी किसी देश में कि वो इंडिया में टेरर अटैक कर दे।
इंडिया की प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे जितनी मजबूत होगी, इंडिया की वॉइस ग्लोबल लेवल पे जितनी इन्हांस होगी कि हम अमेरिका को भी जवाब दे रहे हैं, चाइना को भी जवाब दे रहे हैं, रसिया के साथ भी रिश्ते में जवाब दे रहे हैं, अपनी इंडिया स्ट्रेटजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चल रहा है, इंडिया एक डिसाइडर बन रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो कि अब बन चुका है। तो इंडिया की वॉइस ग्लोबल लेवल पे जितनी मजबूत होगी ना, उतना ही हम कम प्रोन होंगे, कम वल्नरेबल होंगे फॉर टेररिज्म या फिर टेरर अटैक्स, ठीक। और कम्युनिटी इंगेजमेंट तो करेंगे ही, जो बॉर्डर वाले रीजन है वहाँ के लोगों को घुला मिला के रखना होगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते रहने होंगे, उनके कंसर्न्स को सुनते रहना होगा, ताकि उनको ईजिली मैनिपुलेट करके कोई उनसे टेरर एक्टिविटीज़ ना करवा ले, जो कि करवा लिए जाते हैं कश्मीर में। यही तो होता है, वहाँ के लोगों को कुछ काम वाम नहीं मिलता है, उतना एसेस नहीं मिला, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो जो बगल वाले पड़ोसी हैं वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इशूज़ है, नॉर्थ ईस्ट में भी तो यही हो रहा है कि उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है, उनको कुछ मकसद नहीं पता है कि वो करे तो करे क्या, तो एटलीस्ट वो लास्ट में हथियार उठाए पड़े हैं। तो ये सब वे फॉरवर्ड हैं जो कि हम अपने आंसर में डालकर सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो इसी के साथ टेररिज्म यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमारा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा वो अभी तक तो नहीं पूछा है, आगे भी नहीं पूछेगा टेररिज्म टॉपिक से। अब कुछ PYQs देख लो। एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म क्या है तुमको बताए हैं, नार्को टेररिज्म कैसे एक थ्रेट बन गया है कि भैया ड्रग्स बेचकर पैसे लेते हैं, गोल्डन क्रीसेंट का जिक्र करना, ड्रग्स बेचकर वो पैसे लाते हैं, पैसे लाकर इंडिया में वेपन्स खरीदते हैं और वो टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। देखो, बड़े बड़े AK-47 को पाकिस्तान से इंडिया लाना मुश्किल है, मेटल डिटेक्टर में पकड़े जाओगे, बड़े बड़े AK-47 को लेकर आओगे तो रखोगे कहाँ, छुपाओगे कहाँ। लेकिन ड्रग्स की एक पुड़िया जो पाउडर होता है ना, उसको मुट्ठी बनाओ, 1 किलो ड्रग्स वो कहीं भी ईजिली तुम घुसा सकते हो, एक छोटा सा वो बॉल जैसा हो जाएगा, बॉर्डर के इस पार से उस पार गेंद जैसा बनाकर उसको फेंक दो, उसके बाद घुस जाओ इंडिया में, उस फेंके हुए अपने बॉल को उठा लो जिसमें 1 किलो हेरोइन था, उस 1 किलो की हेरोइन की बड़ी मार्केट वैल्यू होती है, उसको 5-10 लाख में बेच दो, 20 लाख में बेच दो, 20 लाख में वेपन खरीदो इंडिया में। अब बॉर्डर के उस पार से इस पार वेपन लाने की टेंशन ख़त्म, हम इस पार आ चुके हैं, इंडिया में ही वेपन खरीदती है, इंडिया में ही टेररिज्म करती है। तो इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, इसका मेजर्स बताओ। तो मेज़र करने के लिए जो वे फॉरवर्ड है ना, वही सबका काउंटर मेजर्स हो जाएंगे। तो दीज आर द नार्को टेररिज्म वाला क्वेश्चन, ईजिली हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से तुम क्वेश्चन देखो, 2024 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। 2022 में देखो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ लिंकेज पूछ लिया, बताए हैं ना कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के साथ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का कैसे लिंकेज होता है, वो पूछ लिया है। 2021 का क्वेश्चन देखो, 21 में भी वो पूछा है, कम्प्लेक्सिटी, इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, कॉजेज, लिंकेज एंड ऑब्नॉक्सियस नेक्सस। वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वाले नेक्सस के साथ वो लिंकेज पूछ रहा है, कॉजेस पूछ रहा है, इंटेंसिटी पूछ रहा है कि टेररिज्म का इंटेंसिटी क्या है इंडिया में। तो ग्लोबल जो हमारा इंडेक्स है टेररिज्म वाला, 2025 का इंडेक्स बताना कि मोस्ट वल्नरेबल में हम आते हैं, 14वें नंबर के मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में आते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है टेररिज्म का वो बताना। 5वां क्वेश्चन देखो, ये UAPA एक्ट से वो पूछे हुआ है 2019 में। तो ये सब हम हर एक्ट को हम करंट अफेयर में डिटेल में पढ़ते रहते हैं, और ओवरऑल जो हमारे इस 5 आंसर का बेस बनेगा ना कि चैलेंजेस क्या है टेरर एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए, टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, इंडिया काम क्या कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कैसे होता है, लिंकेज क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ, और एट द एंड इन सबको ठीक कैसे कर सकते हैं। वो बेस 70% सारे आंसर में इसी टॉपिक से आपको मिल जाएगा। 20-30% वैल्यू इनरिचमेंट हम करते हैं, तो वो वैल्यू इनरिचमेंट करंट अफेयर से होते रहता है रोज, ठीक। तो इसी के साथ जो टेररिज्म हमारा सेक्शन है उस पर हम एंड करते हैं। एक बार आप इस PDF को देख लेना, नोट्स वगैरह अगर देखना हो तो हम लिंक डाल देंगे, आपको इजीली टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।